एक्टिविटी बनानी है। डेटा देखिए क्या क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल कहते हैं, अदर इनकम दे रखी है और यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है वो नोट्स टू अकाउंट्स में हमको देखना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू 3 लाख का हुआ है। एक्सपेंस आपको दे रखे हैं ये सारे के सारे, केजी मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ है, एम्प्लॉय के इतने हैं, डेप्रीसिएशन इतना है और अदर एक्सपेंसेस इतने हैं और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में देख सकते हैं। 3 लाख का रिवेन्यू हुआ है इस कंपनी को और 1,85,000 के खर्चे हुए हैं। तो रिवेन्यू में से खर्चे को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 20,000 रुपये का इस कंपनी ने टैक्स पे किया है और 95,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रह गया, 95,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रह गया टैक्स के बाद। और ये जो 1 और 2 लिखे हुए हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। अदर इनकम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, एक ज़मीन बेची थी उसको बेचने से प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपए का। और अदर एक्सपेंसेस जो यहाँ पे लिखे हुए थे उसके अंदर क्या है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर एक मशीन बेची है उसको बेचने से लॉस हुआ है 15,000 रुपये का। तो हमें इसके बिहाफ पे और नीचे यहाँ पे बेटा कुछ एसेट कुछ करंट एसेट और कुछ करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है रुद्र ट्रेड रिसीवेबल, बताना ज़रा क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल। नहीं पता। 12वीं के बच्चे, उमेश क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल? यहाँ पे लिखा, सर हमने हाँ ये लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, ये लिखा है ट्रेड पेबल, क्या होता है ये? हाँ ट्रेडिंग जो वो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं तो नहीं नहीं उसमें नहीं भाई नहीं। उमेश आप क्या कह रहे हो? मैंने सर वो व्यापार किया है तो सर कुछ परचेज किया है तो सर पे करना है। जैसे सर सामान बेचा है तो सर वहाँ से गारंटी मिलेगी। अरे मेरे भाइयों आप 12वीं के बच्चे हो बेटा, क्या कर रहे हो आप? 12th क्लास के स्टूडेंट हो और ये नहीं पता कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या होता है। डेटर का नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्रेडिटर का नाम होता है। डेटर और क्रेडिटर इसके नाम है ये। ट्रेड रिसीवेबल जो है, बस डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल जो है ये डेटर और बिल रिसीवेबल इन दोनों का सम होता है और ट्रेड पेबल जो है क्रेडिटर और बिल्स पेबल इनका सम होता है। डेटर और क्रेडिटर को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। एक्रूड इनकम ये तो मतलब ये जो है करंट एसेट है क्योंकि पैसे लेने हैं। एक्रूड इनकम जो हमने कमा ली बट हमें मिली नहीं, ये भी करंट एसेट है। एडवांस इनकम ये करंट लाइबिलिटी है, एडवांस में मिल गई है पहले ही। ट्रेड पेबल क्रेडिटर है, करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पैसे देने हैं, करंट लाइबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हमने एडवांस में दे दिया, जैसे आपने मुझे एडवांस में फ़ीस दे दी तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्रीपेड है। अब आपको मेरे से सर्विस लेनी है 1 महीने तक, तो प्रीपेड क्या होता है, एसिड होते हैं और ये भी करंट एसिड है। तो यहाँ पे कुछ करंट एसिड दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी दे रखी है। 2015 और 2014 का डेटा दे रखा है, हमें देखना है जैसे ये बढ़ रहे हैं घट रहे। जैसे ट्रेड रिसीवेबल देखो पहले 50 के थे अब 45 के हो गए, घट रहे हैं। एक्रूड इनकम देखो 4 की थी 6 की हो गई। इसी तरीके से 12 से 15 हो गया, 35 से 40, ऐसे सब जो है एक एक का आपको दे रखा है कि करंट एसिड और करंट लाइबिलिटी का क्या हाल चाल है। तो ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें गिवन है बेटा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है आपको, एक नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है आपको और एक आपको करंट एसिड और करंट लाइबिलिटी गिवन है। क्या क्या है इसके पास, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, ये और ये। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ज़रा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। आपको जो है बेटा जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता है, इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, ठीक है, या आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या बैलेंस शीट होती है। तो अभी हम पहले करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब गिवन होता है तब किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है, और जब बैलेंस शीट गिवन होगी तो किस तरीके से एक्टिविटी बनती है ऑपरेटिंग वाली। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा ना, तो एक चीज़ का आपको फ़ायदा है। किस चीज़ का फ़ायदा है आपको?
आपको जो है मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आता है सबसे पहले, है ना। तो जब भी आपको ये गिवन होगा पी एंड एल, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको जो है देखो यहाँ पे बिफोर टैक्स भी दे रखा है और आफ्टर टैक्स भी दे रखा है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है आपको, तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट और टैक्स से बाद का प्रॉफिट आपको दोनों पता होंगे। तो आपके लिए फ़ायदा क्या हो जाएगा, मुझे कौन सा चाहिए, बिफोर वाला, मुझे बिफोर वाला चाहिए। तो मेरे को जो पहला कंपोनेंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको जो है पी एंड एल गिवन होगा, तो जो पहला कंपोनेंट होता है वो निकालने से हम जो है बच जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कैसे बनता है ये, यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर, और आपको जो है 2 कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम हम बनाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़, यहाँ पे भी लिख देते हैं रुपीज़। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लिख देते हैं। कितना है 1,15,000 रुपये। कितना है 1,15,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,15,000 रुपये। ठीक है जी, लिख दिया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है। क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर 7 चीज़ें ऐड करनी हैं। 7 चीज़ें कौन कौन सी, सबसे पहला है डेप्रीसिएशन और दूसरा है एमोटाइजेशन। ये रहा डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन। कितना दे रखा है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये मैं जो है इसको ऐड कर देता हूँ। डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है और एमोटाइजेशन है वो इंटेंजिबल एसेट पर लगता है। ठीक है, तो जब भी पी एंड एल होगा तो ये आपको साथ में ही दे रखे होंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, फिर आ जाइए अपने फॉर्मेट पे। डेप्रीसिएशन हो गया, हाँ जी हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। और ये जो ये वाला है ना बेटा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यहाँ लिखा है ना एमोटाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट पे। जब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जब इनकी वैल्यू घट रही होती है तो उसको एमोटाइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों मैंने डाल दिए, ये दोनों हो गए। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर दे रखा है, नहीं ये तो नहीं है मेरे क्वेश्चन के अंदर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, नहीं ये भी नहीं है मेरे क्वेश्चन के अंदर। डिबेंचर वगैरह है, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा अभी तक तो मुझे ऐसा दिखा नहीं, ये भी नहीं है। कोई लॉस वगैरह है, कोई फिक्स एसेट को बेचने से लॉस हुआ, हाँ ये था, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और ये भी नहीं है। डिबेंचर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये है लॉस हुआ है बेटा। आपको एक नीचे दे रखा था, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पे लॉस लिखा हुआ था। तो एक चीज़ और बच गई, वो जो है मैं और जोड़ देता हूँ। देखिए क्या दे रखा था यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना 15,000 रुपये। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आ जाएगा 15,000 रुपये। तो 7 चीज़ें थी बेटा, 7 में से आपको केवल 3 ही दे रखी है, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन और लॉस। तो जो मुझे ऐड करना था उसमें से जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने जोड़ दिया। अब आ जाते हैं माइनस क्या क्या करना है। माइनस, तो माइनस क्या क्या करते हैं, मुद्दे पे आ जाइए। इंटरेस्ट नहीं दे रखा, डिविडेंड नहीं दे रखा, रेंट नहीं दे रखा। मुझे कैसे पता चला नहीं दे रखा, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखा इसमें कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये नहीं दिखा। लेकिन ये दे रखा है बेटा, ये एक लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अभी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा था, देखो ये लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये दे रखा है मेरे को 1,00,000 रुपये। तो ये मैं कर देता हूँ माइनस। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड।
और बेटा और जो जो चीज़ें माइनस करते हैं, और मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। आ जाइए देखो, इंटरेस्ट नहीं है, डिविडेंड नहीं है, रेंट नहीं है, प्रॉफिट हो गया, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बढ़ रहा होता है तो ऐड कर देते हैं, घट रहा होता है तो माइनस कर देते हैं। तो मैंने सारा कर दिया। तो जब उस अमाउंट के अंदर करते हैं तो क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये कितना दे रखा है आपको प्रॉफिट, इसको जोड़ लेते हैं। ये दे रखा है आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ये दे रखा है, ये मुझे माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा 15 और 15 तो 30 हो गए, 1,60,000, 1,60,000 में से 1 लाख गए तो 60,000 रुपये आ जाएगा। ये इसको क्या कहते हैं, ये जो निकल के आया अमाउंट, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आप देख लीजिए, मैंने कोई इसमें अलग से तोप नहीं चलाई है। वहाँ से मैंने कंपोनेंट को देखा कि जी डेप्रिसिएशन है, हाँ जी आएगा, ये है, हाँ जी आएगा, ये है, हाँ जी आएगा। वहाँ से देख देख के जो जो था डाल दिया, जो नहीं था उसको हटा दिया, जीरो पुट कर दिया, या हटा लिख ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, खिचड़ी क्यों पकानी। तो मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। देख लीजिए आपका क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आ गया, 60,000 रुपये का आपका आ गया। अब आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, जब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया, मैंने यहाँ तक कर लिया क्वेश्चन, यहाँ तक मेरा जो है, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर क्या करते हैं, ऐड और लेस करना है, क्या, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। देखिए अब इस अमाउंट के अंदर ऐड करना है क्या, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। आपको बेटा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं, आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दे रखे हैं। तो आपको ये देखना है वो सारी की सारी करंट लाइबिलिटी जो बढ़ रही है उसको जोड़ना है। तो पहले तो देखता हूँ करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी दे रखी है और कौन कौन सी बढ़ रही है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल एसेट होते हैं, करंट एसेट, एक्रूड इनकम करंट एसेट होती है, एडवांस इनकम करंट लाइबिलिटी होती है। अगर बढ़ रही है, पहले 12,000 थी और अब 15,000 रुपये हो गई, बढ़ रही है, हाँ जी, कितने रुपए से, 3,000 रुपये से। तो यहाँ पे लिखेंगे एडवांस इनकम, कितना लिख देंगे, 3,000 रुपये। अच्छा, और देखते हैं ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, बढ़ रहे हैं, हाँ जी, पहले 35 थे अब 40 हो गए, 5,000 से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेड पेबल 5,000 रुपये। और देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ तो नहीं रही भाई, 4 से 3 हो रही है तो ये नहीं आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसिड होते हैं, ये भी एसिड है। पहले तो मैंने लाइबिलिटी देखी, लाइबिलिटी को क्या करना था, बढ़ने वाली देखनी थी। अब वो सारे के सारे एसिड देखने हैं जो घट रहे हैं, करंट एसिड जो घट रहे हैं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल घट रहे हैं, हाँ जी, 50 थे, 50 से 45 हो गए, 5,000 से घट रहे हैं। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 5,000 रुपये। ये क्या करना है, ये आपको ऐड करना है। और देखिए एक्रूड इनकम 4 से 6 हो गई, बढ़ रही है, ये तो बढ़ने वाले नहीं घटने वाले देखने हैं। और ये प्रीपेड देखिए, प्रीपेड भी बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाला नहीं घटने वाले। इन्वेंट्री देखिए 80 से 60 की हो गई, 80 से 60 की हो गई, 20,000 से घट रही है, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे स्टॉक 20,000। ये सारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी थे, वो सारी की सारी करंट लाइबिलिटी जो बढ़ रही है, ये 3 थी, ये 2 थी, ये मैंने कर दिया, और 2 करंट लाइबिलिटी थी, 2 करंट एसेट थे। जो करंट लाइबिलिटी बढ़ रही थी और 2 करंट एसेट घट रहे थे, मैंने उसको प्लस कर दिया। माइनस क्या क्या करना है, माइनस करना है उल्टा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। ये माइनस, ये जो है ये मुझे माइनस करना है बेटा, ठीक है। देखिए अब जो करंट लाइबिलिटी छूट गई है, कौन कौन सी छूट गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहे थे, 4 से 3 के हो गए 1,000 रुपये से,
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 रुपये माइनस करने हैं। और क्या क्या है, ये भी हो गया। और क्या क्या है, और कोई करंट लाइबिलिटी है नहीं। अब करंट एसेट देखिए, बढ़ने वाले 4 से 6 के हो गए। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम 2000 रुपये से बढ़ रही है, ये भी डाल दिया हमने एक्रूड इनकम। और लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, 1 से 1500 हो गए, 500 से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस 500, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए बेटा, इस 60 के अंदर पहले ये सब जोड़ लेते हैं। कितना हो गया ये, 5 और 5 10,000, 20,000, 30,000, 30 और 60 90,000, 93,000। ठीक है, 93 में से 3 गए 90, और तो ये आ जाएगा बेटा आपका 89,500, ये आ जाएगा। जब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसके अंदर जब ये सब कर लेते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आता है इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको ये कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें से क्या करते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, जितना भी इनकम टैक्स हमने जो है पे किया है। ये तो सारे हो गए बेटा जो जो दे रखे थे यहाँ पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इनकम टैक्स मैंने कितना पे करा है, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का मैंने जो है इनकम टैक्स पे किया है। कहाँ से दे रखा 20,000, ये रहा इनकम टैक्स पेड 20,000 रुपये। तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 रुपये। तो पॉजिटिव की फिगर आ जाएगी बेटा 69,500, ये आ गई आपकी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बोलेंगे बेटा इसको 69,500। एक बारी मिला लेते हैं, 69,500 क्या आ गया, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लिखोगे आप नेट कैश, नेट, यहाँ ये ठीक है, इतना काफ़ी है। अगर नेगेटिव में आता तो यूज्ड लिखते हैं, तो फ्रॉम नहीं लिखते, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये लिखते हैं बेटा। तो इस तरीके से कैसे क्या करते हैं, इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है क्वेश्चन आप खुद देख लो। आपको मैं फॉर्मेट दिखाया जा रहा हूँ कि भाई अब ये करते हैं, ये कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट देखो। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, रफली सारे के सारे कंपोनेंट्स को अपने दिमाग में सेट किया कि ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फिर मैंने अपने फॉर्मेट पे आया, फॉर्मेट में देखा ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो हमने जो है यहाँ पे निकाल दिया। रुद्र क्वेश्चन समझ में आया ये कैसे किया है मैंने? हाँ सर। उमेश, हाँ बताओ। इस क्वेश्चन के ऊपर जो लिखा था इनकम मेथड लिखा हुआ था। नहीं, वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इनकम मेथड नहीं, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कहते हैं। ये तो वो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही कहते हैं। उमेश आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। क्वेश्चन समझ में आया है क्या हुआ है? आ गया सर। अच्छा, अब देखिए, अब कहता है ये हमने सीखा बेटा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा तो आप पहला कंपोनेंट निकालने से बच जाओगे, क्योंकि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा आपको टैक्स से पहले का प्रॉफिट और टैक्स से बाद का प्रॉफिट दोनों ही दे रखे होते हैं, तो उसमें वहाँ पे आप पहला कंपोनेंट निकालने से बच जाओगे। अब देखिए, अब जो है कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, ये तो इन्वेस्टिंग का है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें वो पहले वाला कंपोनेंट निकालना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। किसका ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का।
मतलब कि जैसे मान लो 2020 में इतना हुआ, 2019 में इतना हुआ था। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें चाहिए होता है डिफरेंस। 2,24,000 में से 1,00,000 को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस इन पी एंड एल। कैसे निकलेगा? 2,24,000 में से माइनस कर देंगे 1,00,000, तो कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 1,24,000 रुपये। अच्छा, फिर अपने फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम। फिर क्या चाहिए होता है बेटा? फिर मेरे ये निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया। अब क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी है? देखो, ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व, इसका मतलब क्या होता है? जैसे जनरल रिज़र्व वगैरह जो होता है, अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको जनरल रिज़र्व दे रखा है 2019 का और 2020 का। 2019 में था 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, और 2020 में हो गया 60,000 रुपये, 10,000 से बढ़ गया। तो मतलब आपका जो प्रॉफिट था, आपने कुछ प्रॉफिट इसमें ट्रांसफ़र किया है, तभी तो ये बढ़ा। जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, साइड में बचा के रख लिया। तो अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर बढ़ रही है तो ही, अगर घट रही होती, अगर बेटा 50,000 से 30,000 हो जाती, तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, तो जनरल रिजर्व का कोई यूज़ नहीं है। बच्चे कंफ्यूज रहते कि यार अगर चलो बढ़ गई तब तो जोड़ देंगे, या अगर उतनी रहेगी तब भी कुछ नहीं करेंगे। 50 थी 50 ही है तो भी कुछ नहीं करेंगे, और अगर घट गई तो क्या करेंगे? घट गई तो भी कुछ नहीं करना, उतनी है तो भी कुछ नहीं करना, अगर बढ़ रही है तो ही सिर्फ यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो 10,000 रुपये से अगर बढ़ रही होती। अब मैं अपने क्वेश्चन में देखता हूँ, कि मुझे जो है क्या कहते हैं, क्या गिवन है मेरे को। देखिए लिखा हुआ है कोई भी रिजर्व हो बेटा, कोई भी रिजर्व हो, ठीक है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया जनरल रिजर्व। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब आप कहोगे यार मुझे तो पता ही नहीं ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, तो हमें पता भी नहीं करना मुझे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, ठीक है। मुझे रिजर्व दिख रहा है ना, और यहाँ ट्रांसफर भी लिखा हुआ है, ट्रांसफर रिजर्व, बस 2 वर्ड मैच हो गए। ये बेटा जब हम अभी डिबेंचर वाला चैप्टर करेंगे वहाँ पर आएगा ये, इसको DRR कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो मैंने पैसे भेजे कितने? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मुझे इसमें ऐड करने हैं। ऐड मुझे क्या करना है? सबसे पहला जो कंपोनेंट मुझे इसके अंदर ऐड करना है वो करना है ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व। कितना? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, फिर आ जाते हैं बेटा फॉर्मेट पे। फिर क्या चाहिए मेरे को? अगला डिविडेंड पेड। कौन सा डिविडेंड चाहिए? डिविडेंड 2 होंगे बेटा, एक होता है प्रपोज्ड, एक होता है इंट्रीम। तो आपको प्रपोज्ड वाला चाहिए पिछले साल का, और इंट्रीम डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। तो हम जो है देख लेते हैं कि मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कितना दे रखा है? 60,000 रुपये। तो पिछले ही साल का तो चाहिए मेरे को, जोड़ देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 60,000 रुपये, और इंट्रीम डिविडेंड चाहिए पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, सीधा सीधा लिखा हुआ होगा बेटा ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 ये भी चाहिए मेरे को, इंट्रीम भी चाहिए। इंट्रीम डिविडेंड कितना था? 48,000 रुपये। इंट्रीम डिविडेंड 48,000 रुपये, ये भी दे रखा है मेरे को। और फिर क्या चाहिए? फिर आ जाते हैं अपने फॉर्मेट पे ही, देख लीजिए। फिर चाहिए प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में टैक्स के लिए कितना प्रोविज़न बनाया, ये चाहिए मेरे को। तो देख, करंट ईयर में टैक्स के लिए कितना प्रोविज़न बनाया, ये देखना है। तो देख लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, सीधा सीधा लिखा हुआ है ना बेटा, 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स। फिर क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ़ डेबिट इन P&L। तो वो तो नहीं दे रखा भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं दे रखा। फिर क्या करना है?
फॉर्मेट देखते हैं ज़रा। ऐड करने वाली चीज़ें जो हैं वो तो ख़त्म हो गई बेटा। माइनस क्या क्या करना है, रिफंड ऑफ टैक्स ये तो नहीं दे रखा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये भी नहीं दे रखा, वो तो इनकम टैक्स पेड दे रखा है। मेरे को इनकम टैक्स पेड का तो यहाँ पे कहीं यूज़ ही नहीं है। इनकम टैक्स पेड जो है, इनकम टैक्स पेड जो है ये बेटा कहीं नहीं आता, ठीक है। इन सबको माइनस करने वाला एक भी फिगर नहीं है, लेस करने वाला एक भी फिगर नहीं है, 0। इन सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 3,82,000 रुपीज़, 3,82,000 रुपीज़, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपने इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर क्या सीखा, यहाँ पे आपने इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आप खुद ही देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको वो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि जी ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व है, हाँ जी है, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, हाँ जी है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, जो है वो रख देंगे, जो नहीं है 0 पुट कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। सारा का सारा खेल है फॉर्मेट का। फॉर्मेट अगर लर्न हो गया कि भाई पहले डिफरेंस निकलता है प्रॉफिट का, फिर इसके अंदर ये 7 चीज़ें प्लस करनी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स, रट्टा लगा लीजिए, ऐसा जो लिखा हुआ है सेम डिट्टो वैसे का वैसे ही। एक बार ही आपको याद हो गया, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। अच्छा जी, और देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जो क्वेश्चन करा बेटा, उस क्वेश्चन के अंदर पी एंड एल गिवन था, ठीक है, और दूसरा जो करा उसमें तो केवल नेट प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना था। उसमें कोई प्रॉपर आपको जो है उसमें कोई प्रॉपर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करनी थी। या तो पी एंड एल गिवन होता है क्वेश्चन में, या बैलेंस शीट गिवन होती है। तो यहाँ पे कहता है कि जी आपको एक के लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, और 2014 और 2015 का जो है डेटा यहाँ पे गिवन है। देखिए शेयर कैपिटल उसकी 8 लाख से 10 लाख हो गई के लिमिटेड की, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब ये जो है पहले तो 2014 में 1 लाख रुपए का लॉस था, माइनस लगा हुआ है मतलब लॉस था, और फिर 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व हैं, क्या है, प्रॉफिट लॉस कितना है, वो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में देखना पड़ेगा, जो कि बैलेंस शीट के नीचे गिवन होता है, जैसे अभी मेरे को पी एंड एल के नीचे गिवन था। लॉन्ग टर्म बोराइंग, लंबे समय की उधारियां, इसमें क्या है, पहले 10 लाख की थी और अब 1 लाख की हो गई, मतलब मैंने 1 लाख रुपए चुका दिए होंगे, इसलिए तो कम हो गई। और करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो पहले 1 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई, मतलब बढ़ गई। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, पहले 180 के थे और अब 140 के हो गए। तो ये अमाउंट किस किस चीज़ के इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ये मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में देखना पड़ेगा। देखो बेटा, हर चीज़ का अपना अपना फ़ायदा है, हर चीज़ का अपना अपना नुकसान है। अगर आपको पी एंड एल दे रखा होगा तो बेटा आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने से बच जाओगे। तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने से बच जाओगे, क्योंकि उसमें दे रखा होता है। लेकिन वहाँ किस में फंस जाओगे कि यार करंट एसेट कौन सा है और करंट लाइबिलिटी कौन सी है, वहाँ पे अभी हमने करा था ना, पहचानना पड़ेगा आपको कि ये करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है। जब बैलेंस शीट गिवन होगी तो इसका उल्टा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना पड़ेगा, लेकिन किस चीज़ से बच जाओगे, आपको ये यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कि यार ये करंट एसेट है या ये करंट एसेट है, लिखा तो है सीधा सीधा करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। तो मुझे क्या चाहिए होता है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ ये होंगे करंट लाइबिलिटी इन दोनों में जो हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से बच जाओगे, गलत होने के चांस यहाँ पे कि ये करंट एसेट है या ये करंट लाइबिलिटी है, यहाँ उससे बच जाओगे। लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ निकालना पड़ता है जब बैलेंस शीट गिवन होती है। तो ये लाइबिलिटी साइड का पूरा पोर्शन दे रखा है आपको, और ये कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं, ये भी नीचे देख लेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। फिर एसिड का दे रखा है, नॉन करंट एसिड में फिक्स एसिड आपके पास, टेंजिबल एसिड में ये 5 लिखा हुआ है। तो कौन कौन से टेंजिबल एसिड हैं, पहले इतने के थे अब इतने के हो गए, मतलब आपने और कुछ खरीदे होंगे। इंटेंजिबल एसिड पहले इतने थे अब इतने के हो गए। तो कौन कौन से टेंजिबल हैं, कौन कौन से इंटेंजिबल एसिड हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में मुझे देखना पड़ेगा। और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपने जो है कर रखी है।
करंट एसिड आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और ये इन्वेंट्री में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है बेटा क्वेश्चन की। और नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस था, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में 1 लाख और 4 लाख लिखा था, तो किस चीज़ का अमाउंट है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये जो अमाउंट है पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। दूसरा बना हुआ था लॉन्ग टर्म बोरिंग पे 2 नंबर लिखा हुआ था। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या चीज़ है हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर है हमारे पास 12% वाले, 10 लाख और 9 लाख। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या है? प्रोविज़न फॉर टैक्स है। टेंजिबल एसेट में हमारे पास मशीन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इंटेंजिबल के अंदर बेटा गुडविल है और इन्वेंटरी के अंदर स्टॉक इन ट्रेड है। ये आपको पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। क्या क्या? 12% डिबेंचर वर रिडीम 31 मार्च 2015 एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टैक्स 1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये यहाँ पे आपको दे रखा और लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है जब तक हम तीनों नहीं करेंगे तब तक तो पूरी बनेगी नहीं। हम इस क्वेश्चन के अंदर केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बनाना सीखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनेगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो है वो दी हुई हैं बेटा। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। रुद्र क्वेश्चन समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं होगा। जैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। इस पूरे फॉर्मेट के अंदर केवल एक इकलौता यही ऐसा कंपोनेंट है जो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व दे रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी, ये आपको मिल जाएगा सीधा का सीधा। डिविडेंड मिल जाएगा, इंटरिम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा, रिफंड ऑफ टैक्स सीधा होगा, ये सब होगा। लेकिन जो ये कंपोनेंट है ना, ये हमको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब तक ये ही नहीं होगा तो आप ये नहीं निकाल सकते अमाउंट। भाई इस अमाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करनी है तब जाके निकलेगा। ये बाकी चीज़ें तो डायरेक्ट ही गिवन होंगी, लेकिन प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मुझे उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, तो भैया उसके लिए तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। तो वो बेटा किस तरीके से निकलता है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कैश फ्लो के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। जब बेसिकली बैलेंस शीट आपको जो है गिवन होती है, जब भी बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन होगी तो आपको सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। उसके लिए जो कंपोनेंट होते हैं आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या मुझे ये कंपोनेंट गिवन है या नहीं गिवन है। तो मैंने बोला भाई ये तो सारे डायरेक्ट होंगे, केवल एक इकलौता प्रोविज़न फॉर टैक्स ही ऐसा है जो आपको गिवन जो है नहीं होगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स? इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी अकाउंट है, कोई ज़्यादा टेढ़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, और यहाँ पे ये बना देंगे इस तरीके से। ये हो गया बेटा डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर क्यों आया है और क्लोजिंग इधर क्यों आया है? क्योंकि बेटा ये एक प्रोविज़न है और प्रोविज़न जो है वो लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का अमाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग इधर आया है, क्लोजिंग इधर आया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ कंपोनेंट में दे रखा था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, हमेशा यहीं गिवन होगा बेटा। प्रोविज़न फॉर टैक्स
पिछले साल कितना था, 1,80,000 का, और अब कितना है, 1,40,000 का। ठीक है, देख लीजिए 2014 2015, पहले 1,80 का था और अब 1,40 का हो गया। पहले जो था बेटा वो ओपनिंग होता है और अब जो है वो क्लोजिंग होता है। तो 1,80 ओपनिंग है, 1,40 क्लोजिंग है। 1,80 जो है वो ओपनिंग है और 1,40 जो है ये क्लोजिंग है बेटा। ठीक है, ये अकाउंट किस तरीके से बनेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा आपको गिवन होगा बेटा, हमेशा आपको गिवन होगा। ओपनिंग डाल देंगे, क्लोजिंग डाल देंगे। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। अब दो चीज़ें आपको जो है यहाँ पे लिखनी है। बता भी नहीं रहे हो कि यहाँ पे बाय आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो पढ़ाता रहे बस, हम तो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे टू आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, या मेड करंट ईयर भी लिख लीजिए, मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख लीजिए। ये दो चीज़ें आपको डालनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे बेटा, आँख नाक कान खोलकर। आगे हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। आपको ओपनिंग भी गिवन होगा हमेशा, आपको क्लोजिंग भी गिवन होगा हमेशा, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी हमेशा, तभी तो चौथी निकलेगी ना। तो आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टैक्स 1,40,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने 1,40,000 रुपये का टैक्स दिया। तो ये जो जितना भी टैक्स आप पेड करोगे उस साल, ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा होगा, ये जितना भी आपने बेटा टैक्स पेड किया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैक्स पेड 1,40,000 रुपये का आपने जो है टैक्स पेड किया है। अब इधर का टोटल कितना हो गया बेटा, 2,80,000, और इधर का लिखा हुआ है 1,80,000। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, ये 1,80,000 है, 2 लाख में से इसको माइनस देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1,00,000। तो ये मेरा बन गया अकाउंट। या तो बेटा ये गिवन होता है या बेटा ये गिवन होता है। अगर ये गिवन होगा तो ये निकल जाता है और ये गिवन होगा तो वो निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होती है तो दूसरी निकल जाती है। अब ये अकाउंट तो बन गया। अब इसमें से जो ये अमाउंट होता है बेटा, ये क्या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स पेड। और इनकम टैक्स पेड कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है बेटा। और जो ये अमाउंट है ये कहाँ पे आएगा, ये तो बेटा मैंने उसके लिए निकाला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है मेरे को। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें चाहिए था ना ये कि इस साल हमने कितना प्रोविज़न बनाया, तो ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अभी मुझे जो क्वेश्चन गिवन था उसमें सीधा गिवन था, लेकिन अभी जो है मुझे गिवन नहीं है और गिवन होगा भी नहीं जब बैलेंस शीट होती है, हमें खुद बनाना पड़ता है। तो इस अकाउंट को बनाने के लिए 4 कंपोनेंट चाहिए, BD CD, और या तो ये गिवन होगा या ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, ये गिवन है तो ये निकल जाएगा और अकाउंट पूरा बन जाएगा। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक बात आपको सुननी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। यहाँ पे बेटा कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स, पिछले साल 1,80,000 था और इस साल 1,40,000 है। ठीक है, कभी कभार आपको केवल यही गिवन होते हैं, बस ये दोनों, ये गिवन नहीं होता। नीचे जो टैक्स पेड, ना तो पेड गिवन होता ना मेड गिवन होता। मैंने बोला आपको या तो ये गिवन होगा पेड या मेड। इसको पेड कहते हैं, टैक्स पेड, और इसको कहते हैं टैक्स मेड। मैंने बोला भाई इन दोनों में से एक चीज़ हमेशा गिवन होगी तभी तो चौथी निकलेगी। लेकिन कभी कभार बेटा ऐसा होता ही नहीं है। कभी कभार यहाँ पे लिखेंगे नोट, क्या नोट लिखेंगे, आपको बस ऐसे दे रखा होगा, आपको बस ऐसा दे रखा होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 20,000 रुपये, यहाँ पे लिखा होगा 20,000 रुपये, और यहाँ लिखा होगा 30,000 रुपये। मान लीजिए बेटा 2018 का ये दे रखा है और 2019 का ये दे रखा है। ठीक है, इतना डेटा आपको गिवन होगा।
ना तो पेड दे रखा और ना ही मेड दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, अब ना तो फिर तो अकाउंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही तो गिवन है भाई। ये बैलेंस BD है, ये बैलेंस CD है, और ना पेड नहीं दे रखा ना मेड दे रखा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कान खोल के, कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन गिवन होती है जिसमें बेटा ना तो पेड गिवन होता ना मेड गिवन होता, तो जो BD होता है, जो BD होता है उसको बेटा पेड मान लेते हैं, और जो CD होता है उसको मेड मान लेते हैं। मेड का मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना प्रोविजन बनाया, और पेड का मतलब इस साल कितना दिया। अगर ये कब करना है ऐसा, जब आपको ना तो टैक्स पेड दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और ना ही टैक्स मेड दे रखा, तो करना ही है ऐसा। तो जो पिछले साल का होगा वो पेड मान लिया जाता है, जो इस साल का होगा वो मेड मान लिया जाता है। अब मेरे पास सारे कंपोनेंट आ गए। मैंने आपको ये बोला बेटा कि भाई ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसमें केवल यही एक इकलौता ऐसा कंपोनेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मुझे निकालना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में सीधा गिवन होती हैं, हमें देखनी पड़ेगी, है तो रख देंगे, नहीं है तो जीरो पुट कर देंगे। तो अब आ जाइए मुद्दे पे। देखिए, मुझे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे निकालना है बेटा क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मुझे निकालना है। तो क्या चाहिए मुझे सबसे पहले, मुझे सबसे पहले चाहिए डिफरेंस इन पी एंड एल का डिफरेंस चाहिए मेरे को। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में होगा हमेशा पी एंड एल, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है पी एंड एल में। 1 लाख लॉस था पिछले साल, और अब 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो क्या पिछले साल में से माइनस करना है। देखो 1 लाख माइनस की फिगर है, ठीक है। 1 लाख क्या है, 1 लाख जो है वो माइनस की फिगर है, और 5 लाख जो है वो पॉजिटिव की फिगर है। तो बेटा 5 लाख में से माइनस करना है माइनस का 1 लाख। भाई मेरे को क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है ना। तो क्लोजिंग कितना है 5 लाख, ओपनिंग कितना है माइनस का 1 लाख, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख आ जाएगा डिफरेंस प्रॉफिट का। अब इसमें मुझे ऐड करनी है क्या, सबसे पहले क्या करना है, ऐड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। जो रिजर्व दे रखे हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो जोड़ दूंगा। तो देखो रिजर्व का दे रखे हैं, यही है रिजर्व, तो यहाँ तो और कोई मुझे नहीं दिख रहा जनरल रिजर्व वगैरह, पी एंड एल के अलावा देखना है जनरल रिजर्व या कोई अदर रिजर्व, नहीं है तो भाई नहीं है, तो मैं जीरो पुट कर देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं है। इंट्रीम डिविडेंड पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो मैंने अभी निकाला है, ये रहा, कितना आया था 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए ये आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये भी नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो प्लस वाले में आप देखेंगे कुछ भी गिवन नहीं है, माइनस वाले देख लेते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो बेटा कुछ है ही नहीं, सब जीरो है। केवल क्या करना है, इस 6 लाख में 1 लाख जोड़ देना है, 7 लाख रुपए आ जाएगा आपका, 7 लाख रुपए आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो है वो रख देते हैं, जो नहीं है तो हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है। तो इस तरीके से हम जो है क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम जो है इसने क्या कर दिया ये भाई, 6 लाख रुपए कैसे आ रहा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड तो ये आ गया, और नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपए, कितना दे रखा था वो, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बेटा ये 4 लाख दे रखा है और ये 5 लाख है, सॉरी
5 नहीं है, ये 4 है। 4 लाख माइनस माइनस का 1 लाख, तो ये हो जाएगा बेटा 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख हो जाएगा ये, 5 लाख। 5 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे तो 6 लाख हो जाएगा ये हो गया बेटा 6 लाख। फिर इस अमाउंट को अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अब मेरे पास आ गया। अब देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे बनानी है, अब मुझे बनाना है कैश फ्लो, कैश फ्लो। अब देखिए क्या करना है मेरे को, पर्टिकुलर, और ये हो गया रुपीस का कॉलम, और एक ये हो गया। अच्छा एक गलती हमने वहाँ पे कर दी है, ऊपर हमने 2 कॉलम बनाए थे यहाँ पे, है ना, इसमें हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए थे, तो ये दूसरे कॉलम में तो खाली रह गया। इसमें क्या अमाउंट आता है यहाँ पे बेटा, जो ये फाइनल अमाउंट होता है 69,500, इसको इस कॉलम में नहीं लिखते बेटा, इसको इस कॉलम में लिखते हैं 69,500, ये यहाँ पे आएगा। मतलब जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का जो फाइनल अमाउंट होता है वो इस दूसरे वाले कॉलम के अंदर आता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकाल लिया मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये मैंने निकाल लिया 6 लाख रुपीज़। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है, क्या मुझे इसके अंदर ऐड क्या करना है, मुझे इसके अंदर ऐड करना है सबसे पहले डेप्रीसिएशन। क्या ऐड करना है मुझे इसके अंदर, अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है डेप्रीसिएशन। बेटा कॉन्सेप्ट समझते जाइए। आपको सबसे पहले कैश फ्लो अगर बनाना है तो उसका सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर मैंने बोला सारे कंपोनेंट जो प्लस करने हैं, जो माइनस करने हैं, वो सब गिवन होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन एक कंपोनेंट को छोड़कर। कौन सा है वो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको निकालना पड़ता है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब मुझे बेटा प्लस करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे प्लस करनी है, मुझे प्लस करना है, एक तो डेप्रीसिएशन प्लस करना है बेटा मेरे को, एक तो डेप्रीसिएशन प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल लॉस, और क्या कहते हैं गुडविल लॉस, इंक्रीज ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब कर दे रखा और ये माइनस करना है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ये जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन ये मुझे बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे क्वेश्चन में सीधा दे रखा था, लेकिन ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमने कक्षा 11वीं के अंदर डेप्रीसिएशन अकाउंट सीखा था, अभी मैं सिखाऊंगा आपको तो याद नहीं होगा, तो उससे ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को अभी शायद गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो अभी तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये मुझे निकालना पड़ता है। ये जो लॉस है ये डेप्रीसिएशन से ही लिंक्ड है, एसिड को बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तीनों इंटरलिंक्ड है बेटा, एक ही अकाउंट बनेगा और उससे ये तीनों फिगर आ जाती है। ठीक है, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये सब सीधा गिवन होते हैं, हमें कुछ इनको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। लेकिन डेप्रीसिएशन जो है ये कैलकुलेट करना पड़ता है अगर गिवन ना हो तो, और उसी से ही जो भी हम मशीन को बेचेंगे, खरीदेंगे, उससे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब निकल के आ जाएगा। सब ये इंटरलिंक्ड है तीनों। तो अभी तो मुझे शायद क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है, अभी शायद मैंने देखा था, 1 मिनट रुकिए ज़रा, हम यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए बस। अभी मुझे क्वेश्चन के अंदर सीधा गिवन था, मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा, देखिए मशीन थी आपके पास एक टेंजिबल एसिड के अंदर 16,42,000 की, है ना, 16,42,000 की मशीन थी आपके पास, और आपके पास मशीन कितनी हो गई अब, 24,06,000 की, इतने की मशीन हो गई। और उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसका नाम होता है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। मतलब पिछले साल आपने 2,02,000 रुपये का डेप्रीसिएशन था और अब ये 4 लाख का हो गया। कितना बढ़ गया ये बढ़ गया आपका 1,98,000 रुपीज़ से बढ़ गया। तो ये जो 1,98,000 रुपीज़ से ये जो बढ़ा है,
ये क्या है बेटा, ये डेप्रीसिएशन है मशीन पे। तो अभी मुझे गिवन है सीधा 1,98,000, तो मैं बच गया, मुझे नहीं बनाना। अदरवाइज मुझे बना पड़ा, कैसे बनता है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में सीख ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया डेप्रीसिएशन। और इसके अंदर क्या आता है बेटा, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो इंटेंजिबल एसिड्स हैं, जो जैसे गुडविल है, देखो गुडविल बेटा, पहले पिछला साल देख लेते हैं। देखो गुडविल पिछले साल 60,000 की थी और अब 40 की हो गई, 20,000 से वैल्यू घट गई। तो यही तो है एमोटाइजेशन। मैंने बोला जब इंटेंजिबल एसिड की वैल्यू में कमी आती है, तो 20,000 से कमी आ रही है, तो 20,000 यहाँ लिख देते हैं। गुडविल हो गया, एमोटाइजेशन हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। डिबेंचर तो थे क्वेश्चन में, अभी मैंने पढ़ा, ये रहा, देखो ये लिखा हुआ 12% डिबेंचर। तो इसका इंटरेस्ट मुझे निकालना है कि मैंने कितना इंटरेस्ट पे करा। ये जो डिबेंचर के आगे ये जो परसेंटेज लिखी रहती है ना बेटा, ये जो परसेंटेज लिखी रहती है, यही इसका इंटरेस्ट होता है। आपके पास 31 मार्च 2014 को 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 10 लाख के, और 31 मार्च 2015 को कितने के हो गए, 9 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए से कम हो गए, मतलब आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी होगी उनको, उनके पैसे दे दिए, इसलिए तो कम हुए हैं। और नीचे एक बात लिखी हुई थी कि जो आपने पैसे दिए ना, किस डेट को दिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12% डिबेंचर वर रिडीम। रिडीम का मतलब क्या होता है बेटा, पैसे दे देना। डिबेंचर जो 1 लाख रुपए के जो पैसे दिए हैं, किस डेट को दिए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2015 को। तो आपको क्या करना है, ये 12% किस पे लगाना है, ओपनिंग बैलेंस पे। 10 लाख का 12% लगा दीजिए। 10 लाख का 12% जो होता है 1,20,000 रुपये होता है बेटा, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और जो है कोई एसिड अभी बेचने की तो बात नहीं चल रही है, तो कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड, वो जो है वो बेटा नहीं है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें प्लस करते हैं और देख लेते हैं एक बारी, और कुछ रह तो नहीं गया। और जो है बेटा देखिए, डेप्रिसिएशन हो चुका है, इंटरेस्ट हो चुका है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। गुडविल हो गई है, कोई एसिड बेचा नहीं अभी मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है नहीं, और डिबेंचर जो रिडीम हो रहे थे वो भी प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो रहे। जो पैसे दिए ना बेटा, जो पैसे दिए, अभी तो क्वेश्चन साइलेंट है, अभी हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग आगे। यहाँ और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट, इनकम, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट कुछ नहीं है, ये माइनस करने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। तो बस मेरा अमाउंट आ गया, यही मेरा जो है माइनस करने वाली जो है बेटा, माइनस करने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, जीरो। ये सबको हम जो है क्या कर लेते हैं, ये सबको हम जो है जोड़ लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे हम 1,40,000 तो ये हो गया, तो 1,98,000 के अंदर, 1,98,000 के अंदर इसको हम जोड़ लेते हैं। 1,98,000 में आपको प्लस करना है, आपको प्लस करना है 1,40,000 रुपये, ठीक है, और उसमें प्लस करना है 6 लाख रुपये। तो ये हो गया बेटा आपका 9,38,000 रुपीज़। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको ये कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके अंदर ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब जब बैलेंस शीट आपको गिवन होती है, तो कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लाइबिलिटी है, इससे आप बच जाओगे, क्योंकि हमें तो सीधे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये करंट एसेट है और ये करंट लाइबिलिटी है। देखिए करंट लाइबिलिटी देखते हैं पहले, करंट लाइबिलिटी का ये रही, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म बोराइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देख लेते हैं, 3 और 4 नोट पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 1 लाख का था और अब जो है 3 लाख का हो गया, 2 लाख से बढ़ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो होते हैं उसका केवल कोई यूज़ नहीं होता बेटा, उसका यूज़ हमें टैक्स निकालने के लिए किया जाता है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया जाता। ऐसा नहीं देखेंगे कि 1,80 से 1,40 हो गए, घट रही है तो माइनस कर देंगे, नहीं, इसका जो यूज़ है वो केवल टैक्स के लिए होता है। करंट लाइबिलिटी में तो लिखा हुआ है, ये दोनों लिखे हैं ना करंट लाइबिलिटी में, कहीं ऐसा करो 1,80 में से 1,40, 40,000 घट रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे, नहीं।
यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर टैक्स ही होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में केवल प्रोविज़न फॉर टैक्स ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये केवल टैक्स निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमें केवल शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखनी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हमारे पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि 2 लाख रुपए से बढ़ रहा है, जो कि क्या हो रहा है, जो कि 2 लाख रुपए से जो है 2 लाख रुपए से जो है आपका बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे बेटा ये तो आ गया 9,38,000 रुपये, ठीक है, 9,38,000 रुपये यहाँ पे आ गया। लेकिन आप देखो इसने यहाँ पे तो कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज़ ही नहीं करा, ठीक है, इसने यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये करंट लायबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, ये बात दिमाग में गोल के सेट कर लीजिए, बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये नहीं आएगा। तो भाई करंट लायबिलिटी तो कोई है ही नहीं जो बढ़ रही है। एसिड देख लेते हैं, करंट एसिड, करंट एसिड का है, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और लिखा है इन्वेंट्री, ये सब बेटा करंट एसिड है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है करंट एसिड हमें देखने हैं घटने वाले, तो बेटा ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है इसको नहीं लेते, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है इनको नहीं लेना, इनका क्या करना है, इनका यूज़ आगे होता है। इन दोनों को छोड़कर कैश एंड कैश, 3 चीज़ें बता रहा हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो इनको नहीं लेना, इनको छोड़कर देखने हैं और कौन कौन से करंट एसेट हैं। डेटर है, बैंक है, बीआर है, स्टॉक दे रखा है मेरे को यहाँ पे, कितना दे रखा है देखिए, कितना नंबर लगा हुआ है यहाँ पे, 7 नंबर, 90,000 से 2,14,000 का हो गया। तो ये तो बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है मेरे को। तो भाई बढ़ने वाला तो नहीं लेना, मुझे जो है घटने वाला लेना है। तो ऐड वाला तो कोई चीज़ है ही नहीं बेटा, इसके अंदर ऐड वाली कोई चीज़ नहीं है क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं लेस वाली, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। कोई करंट लायबिलिटी बढ़ रही है क्या, करंट लायबिलिटी देख लो कौन कौन सी है, करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं क्वेश्चन में। करंट एसेट देख लो जो बढ़ रहे हैं, तो केवल यही था, स्टॉक ये बढ़ रहा था, कितने से बढ़ रहा है ये स्टॉक, ये बढ़ रहा है बेटा 1,24,000 से, 1,24,000 से ये बढ़ रहा था। तो इसको माइनस कर देंगे, जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,14,000 रुपये, 8,14,000 रुपये ये आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स कहाँ से मिलेगा बेटा, ये इनकम टैक्स मिलेगा ऊपर जो मैंने अकाउंट बनाया है, ये रहा, ये आता है इनकम टैक्स, कितना है 1,40,000। तो वो जो अकाउंट हम बनाएंगे उसमें से 2 अमाउंट का यूटिलाइजेशन करना है। तो 6,74,000 रुपये आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 6,74,000 रुपये, ये हो गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से बेटा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। इसमें पहले वर्किंग नोट बनते हैं, पहले ही सीधा नहीं कि सीधा कैश फ्लो बना देंगे, पहले वर्किंग नोट बनते हैं। पहला किसका बनता है भाई, ये निकालना है मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इसका वर्किंग नोट बनेगा। और इसके लिए क्या चाहिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो भाई ये प्रोविज़न फॉर टैक्स का ये बनेगा, ये भी वर्किंग नोट में जाएगा, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा पूरा। फिर ये जब निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आ जाइए जो जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें डेप्रीसिएशन। अभी तो क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन जब गिवन नहीं होता तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा, केवल डेप्रीसिएशन, बाकी इंटरेस्ट एमोटाइजेशन वगैरह सब कुछ आपको सीधा गिवन होगा। तो बाकी तो सारी चीज़ें गिवन होंगी, लेकिन डेप्रीसिएशन हमें निकालना पड़ता है, जो हमने कक्षा 11वीं में सीखा था। तो वो तो बात की बात है, कैसे निकलेगा वो भी आगे आएगा। बट ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ये आपको समझना है। मुझे पता है बहुत ऊपर से जा रहे हैं आपके, है ना रुद्र, बहुत ऊपर से जा रहे हैं ना।